हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप संख्या रेखा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हम संख्या रेखाओं के ऊपर कुछ संख्याएं बनाई हैं, जैसे 1, 3/2, 2 वर्ग 5, 3, 4 इन संख्याओं को बनाया है। हम क्लास 9th के इस फर्स्ट चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अंदर इसके बारे में जानेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लास 9th, 10th, 11th हर जगह काम आता है, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानकारी कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस तरह से होती हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर जानते हैं और उनके बारे में ही सीखने की कोशिश करते हैं। हम इस संख्या रेखा पर बनाई गई संख्याओं को कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले आपको कहा जाए कि आप जो संख्याएं धनात्मक हों और पूर्ण हों, मतलब कि पूरे के पूरे अंक हों, ठीक है, मीन्स आपकी राइट साइड की तरफ जो संख्या रेखा बनाई है इसके अंदर से पूरे अंकों को छाटें और उन्हें इकट्ठा करें। आपने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, और इस तरह से अगर हम लाइन आगे चलती रहती तो ये लगातार चलते चले जाते। हमने कहा कि हमने इनको एक बोरी के अंदर मान लीजिए बंद कर दिया, ठीक है। हम इस बोरी के अंदर बंद कर दिया, मीन्स ये संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमारी जो गिनती काउंटिंग की तरह होती हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, ये क्या कौन सी संख्याएं हैं, इनको क्या नाम दिया जाएगा, क्योंकि समय के साथ साथ हमने इनके बारे में जाना और इनके बारे में इनको कुछ नाम दिए गए और हमारे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने इनको नाम दिया प्रकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर, और एन से इस सेट को डिनोट किया कि प्रकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनसे हम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जो गिनती के काम आती हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इनमें वो सारी संख्याएं हमने जो उठा यहाँ से उठा ली, ये हमारी प्रकृत संख्याएं होगी। फिर समय के जैसे साथ हम बदला, जैसे हम जानते हैं कि शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य के आविष्कार आने से इन प्रकृत, क्योंकि हम इनको नाम दे चुके हैं प्रकृत संख्याओं का, फिर एक नए नाम की उत्पत्ति हुई जिसने ये माना गया कि इन सभी संख्याओं को पूर्ण कर दिया। जब इन संख्याओं के साथ साथ ये संख्याएं भी थी और 0 और मिल गई, उनके बीच में शून्य और मिल गया, तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण हो गई, जिनको पूर्ण संख्या का नाम दिया गया, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं को हमने पूर्ण कह दिया। फिर समय के और परिवर्तन के साथ साथ कुछ उनकी संख्याओं के प्रतिबिंब रूप देखे गए, जिनको हमने इस तरफ लेफ्ट साइड के अंदर -1, -2, -3 ये संख्याएं थी, ठीक है। इन संख्याओं को ऐड किया गया, क्योंकि ये संख्याएं तो इनके अंदर है ही हैं, प्रकृत संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी हैं, और जब माइनस की संख्याएं और उनके अंदर ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया गया, ठीक है, तो फिर उनको एक नया नाम, जो ये माइनस वाली संख्याएं थी वो इनके अंदर साथ में जोड़ी गई, ऋणात्मक संख्याएं, और इन संख्याओं को नाम दिया गया पूर्णांक संख्या। अब आप इसमें ख्याल रख सकते हैं, प्रकृत संख्याओं के अंदर 1, 2, 3, 4 सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं, शून्य भी नहीं है, ना ऋणात्मक संख्याएं हैं। आपसे कोई पूछे कि शून्य क्या है, एक प्रकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि वो 3 क्या है, आपसे पूछा जाए, प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, 3 प्रकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि वो इस सेट के अंदर से तो है ही, और जब पूर्ण के अंदर आई तो वो उसी में से और नई शामिल हुई संख्या 0 उसमें अंदर शामिल होगी, तो एक नया नाम दे दिया गया उसको। आगे फिर समय का परिवर्तन हुआ और संख्याओं के बारे में। पहले जो ये भिन्न संख्याएं थी, भिन्न संख्याएं मतलब जो धनात्मक को भिन्न कहा जाता है, एक फ्रैक्शन हम कहते हैं, पार्ट ऑफ होल, मीन्स किसी चीज़ के अंश को इसके अंदर रखा गया, ठीक है, जिसमें धनात्मक संख्याओं को रखा गया 3/2। लेकिन जब इस भिन्न के अंदर साथ ऋणात्मक संख्याओं को इस सेट के अंदर जोड़ा गया, -3/2, अगर अकेली धनात्मक संख्याएं होती तो ये भिन्न हो जाती, ये सारी संख्याएं भी भिन्न हैं, लेकिन जब माइनस की साथ मिल गई तो वो फ्रैक्शन ना होकर रैशनल नंबर बन गया, परिमेय संख्याएं बन गई, इनको परिमेय संख्या का नाम दिया गया, ठीक है। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी सारी संख्याएं आती हैं, पूर्ण जो संख्या है वो भी परिमेय होती हैं, जो प्रकृत संख्या है वो भी परिमेय होती हैं, लेकिन जो परिमेय संख्या होती हैं वो प्रकृत, पूर्ण या पूर्णांक नहीं होती। फिर हम संख्या रेखा पर देखें, आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि ये वर्गमूल 5 जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है। फिर एक नई संख्या के बारे में पता हुई,
जो ये वर्गमूल 5 की जो संख्या है, इसका एक अलग से, या हम कहें कि सॉरी, ये एक अलग से सेट बना, ये अलग सेट है इसका अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिलाकर जो पूरा सेट बना, इसको नाम दिया गया रियल नंबर्स, मीन्स वास्तविक संख्याएं। ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटा हर, मीन्स पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को पी बटा क्यू रूप में लिखा जाता है, ऐसा कोई भी पूर्णांक, पी और क्यू जहाँ पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होंगे, पी और क्यू दोनों के दोनों आपके पूर्णांक होंगे, और जो क्यू है वो बराबर जीरो नहीं होगा, वो क्यू जीरो आपके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य के बराबर है तो फिर वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, वो एक अलग नंबर बन जाते हैं। उनकी जो परिभाषा है, उनका जो बारे में जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती हैं, वो अलग है, जिसके बारे में हम अपनी अगली कक्षाओं के अंदर, आगामी कक्षाओं के अंदर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। और जो अपरिमेय संख्याएं, ये अलग संख्याएं हैं, ये परिमेय से अलग हो जाती हैं। इनको पी बटा क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता, किसी भी ढंग से इनको नहीं लिखा जा सकता है। इन संख्याओं के आगे जो दशमलव रूप होते हैं परिमेय और अपरिमेय के, इनको शांत अशांत के साथ साथ, मतलब कि अनावर्ती, आवासनी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, इन तरह के शब्दों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अपनी 8th क्लास तक। उसके बारे में क्या होती हैं, क्या कौन सी टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिक्यूरिंग होगी, नॉन रिक्यूरिंग होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आवर्ती, अनावासनी, अनावर्ती, उन संख्याओं के बारे में हम आगे आपको पढ़ेंगे कि कौन सी रहेंगी। हम जनरल फिलहाल अभी इन्हीं के बारे में जानते हैं, जितना हमने इस मैटर को किया है। इस मैटर के ऊपर ही हम जनरल पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इनको इन पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सत्य और असत्य पर है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? सभी पूर्णांक, हम यहाँ सेट पर आए, सभी पूर्णांक, जो ये वाले भी पूर्णांक होंगे ऋणात्मक, क्या ये पूर्ण है? नहीं है। पूर्णांक, पूर्ण के अंदर प्रकृत संख्याओं की जो सारी धनात्मक संख्या थी वो शून्य शामिल हुआ, वो बना। पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक भी आती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या सारी पूर्णांक पूर्ण हैं? नहीं, ठीक है, सारी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। इसके अंदर आप इन चीज़ों का खास ख्याल रख सकते हैं कि जैसे जो वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स होते हैं, इनको हम परिमेय और अपरिमेय में बांटते हैं। परिमेय को आगे आपका जो कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगराइज के अंदर किया गया, एक पूर्णांक संख्याएं और एक आपके फ्रैक्शन, भिन्न दशमलव संख्याएं, या दशमलव कह लें हम एक प्रकार से, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। पूर्णांक भी जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर से कैटेगराइज किया गया, अकेले धनात्मक संख्याओं को प्रकृत संख्या कहा गया और जीरो के साथ शामिल कर लिया गया इनको, ठीक है, तो इनको पूर्ण संख्या कहा गया। इसमें जो अकेले धनात्मक दशमलव संख्याएं हैं, इनको भिन्न कहा गया, और ऋणात्मक को साथ में ले लिया गया, तो वो दशमलव संख्याएं हमारी थी, ठीक है। परिमेय का ही तो वो भाग है एक हमारे पास, क्योंकि जो पूर्णांक है वो भी परिमेय होते हैं, जो दशमलव वाले भाग हैं वो भी परिमेय होते हैं। क्योंकि जैसे 2.5 है, इसको आप 25/10 लिख सकते हैं, मीन्स p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। इसलिए जो दशमलव वाली संख्याएं वो भी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी पर अगला क्वेश्चन, मीन्स ये था क्वेश्चन, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? आंसर आ गया नहीं। आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करें। क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या, ये प्रकृत संख्याएं होगी सारी की सारी, पूर्ण है? हाँ, क्योंकि पूर्ण के अंदर ये सारी संख्याएं शामिल है और जीरो एक्स्ट्रा भी शामिल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, जो आप आंसर दे रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास, बिल्कुल सही, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय के अंदर है पूर्ण, ठीक है, जो अगर वो उसके बाहर है फिर तो संभव। क्या प्रत्येक परिमेय पूर्ण है? नहीं, इससे पहले ये वाली जो संख्या वो पूर्ण थोड़ी है, क्योंकि पूर्ण परिमेय के अंदर पूर्ण वाले तो सारे गुण है, लेकिन पूर्ण में परिमेय वाले सारे गुण तो नहीं है ना, इसलिए नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है? हाँ जी, पूर्णांक की ये कैपेसिटी है परिमेय के अंदर, तो ये परिमेय के अंदर शामिल हो गया ना, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत सही बच्चों ने बताया मुझे, ठीक है, सही। कई बार कंफ्यूजन होती है शून्य के ऊपर आकर, हम शून्य पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन है जैसे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य, आप यहाँ देखें, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं? शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का ही भाग हो गया वो, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ का खास क्या ध्यान रखेंगे, कई बार आपके इस सेट को देखकर, मतलब इस ग्राफ को देखकर ये डाउट हो जाए कि जो ऋणात्मक संख्या, मैंने यहाँ पर भिन्न की बात की थी आपको कि भिन्न होगा, भिन्न ख्याल रखें, भिन्न ए पार्ट ऑफ होल है, किसी भी चीज़ का भाग, जब किसी चीज़ का भाग होगा तो वो ऋणात्मक में नहीं होगा, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ इस सेट के अकॉर्डिंग ये मत सोचना कि आपको मतलब कि वो उसका भाग होगा, यहाँ सिर्फ मैंने भिन्न के बारे में आपको जनरल जिक्र किया है इस बात का, क्योंकि आप भिन्न के बारे में पीछे कक्षा में पूरा पढ़ चुके हैं कि भिन्न क्या चीज़ है, लेकिन ऋणात्मक जो संख्याएँ वो भिन्न नहीं होती, मीन्स -2/3, -3/2, आपसे पूछा जाए ये भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न की परिभाषा क्या है? पार्ट ऑफ होल, ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां p और q बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर, जहां p और q आपकी प्रकर संख्याएं हों और q आपका 0 ना हो, उनको भिन्न कहा गया है, ठीक है। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी हम चले जाते हैं, हमारे दिमाग में भिन्न और परिमेय संख्याओं के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है, भिन्न का अलग कंसेप्ट है, परिमेय संख्या का अलग। तो इसमें क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन परिमेय संख्या या भिन्न के लिए सही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इनको अगर आप देखेंगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन परिमेय संख्या या भिन्न के लिए सही है? पहला, भिन्न के अंश और हर पूर्णांक हो सकते हैं जहां हर शून्य नहीं है। हर शून्य, हमने जो परिभाषाएं पढ़ी थी उसके अंदर आपने देखा, चाहे हमने परिमेय संख्या की बात की उसमें भी कहा कि हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों? हमने भिन्न की बात की, वहाँ भी कहा हमने हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो जहाँ शून्य हर, जैसे बी ऑप्शन है, जहाँ हर शून्य, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हम सीधा काटा मार सकते हैं। हर शून्य नहीं है, हर शून्य नहीं है, हर शून्य नहीं है, इन तीनों ऑप्शनों में कुछ हो सकता है, अब इन पर विचार करना है हमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। भिन्न के अंश और हर पूर्णांक, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा? भिन्न के अंश और हर क्या होंगे? प्रकर संख्या, ठीक है, प्रकर संख्या होंगे। और ये बात क्या कर रहा है? पूर्णांक की, मतलब ये ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। अगला, परिमेय के अंश और हर केवल पूर्ण होंगे। पूर्ण में क्या हुआ? शून्य शामिल हो गया, ठीक है, शून्य शामिल हो गया। और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? भिन्न की नहीं कर रहे हैं, परिमेय की कर रहे हैं। केवल मीन्स ऋणात्मक संख्या नहीं होंगी, सिर्फ धनात्मक संख्याओं को कह दिया इसने। यहाँ भी क्या होगी? ये मिस्टेक, क्योंकि परिमेय के अंदर जो परिभाषा है वो ये कहती है कि वो पूर्ण नहीं, वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, ठीक है, हमने इसके अंदर पढ़ा पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो पूर्णांक होने के कारण ये क्या हो गया? यहाँ भी परिभाषा के अंदर कमी आ गई। तो अगला नेक्स्ट, परिमेय के अंश और हर पूर्णांक है, बिल्कुल सही, जहाँ हर शून्य नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। इस परिमेय संख्या की परिभाषा के अंदर एक बात और कही जाती है कि जो HCF है P और Q का, वो 1 होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है, ठीक है। लेकिन आप जनरल कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या 6/10 परिमेय है? नहीं है, परिमेय है, ठीक है। इसके जबकि HCF अगर आप निकालोगे तो 3/5 कट कर 3/5 बनेगा। ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है, स्टैंडर्ड रूप ये है,
मैंने आपको इसलिए कहा यहाँ की स्टैंडर्ड परिभाषा के अंदर वो HCF 1 होना चाहिए। हम किसी भी संख्या को पहले उसके स्टैंडर्ड रूप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताते हैं, आप 10th क्लास में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप पिछली कक्षाओं में भी 8वीं तक इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 9th के ऊपर भी अंदर भी इस कंसेप्ट के ऊपर बात चलेगी हमारी, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने हम इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चंस हम और डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। कई बार क्वेश्चंस आता है आपके पास कि r+s/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये क्या होगी? पहला ऑप्शन ए, r और s के बीच में होगी। मान लीजिए मैं इसको अगर x कह दूं तो r और x, जो x है वो इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, बराबर का निशान नहीं लगेगा, सॉरी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दोनों से छोटी है, RS दोनों से छोटी। तीसरा ऑप्शन R से बड़ी, जो X है वो R से बड़ा, ठीक है, लेकिन S से छोटा होगा। चौथा ऑप्शन जो X है R और S दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। हम पांचवा ऑप्शन भी इसके अंदर पैदा करते हैं, X है जो वो R से छोटा और X से बड़ा होगा, ठीक है। अब इन पर जिक्र करना है, ये क्या चीज़ है? R और S आपकी दो संख्याएं थी, उन दोनों को जोड़कर हमने आधा कर दिया। जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर आधा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, आपको वहाँ से थोड़ी सी क्लियर होगी बात। 2 + 4/2, मान लो मैंने दो संख्या ली, 2 और 4, उनको जोड़ा 6, आधा किया 3। अब आपको 3 एक बात क्लियर हो रही है, जो 3 है ना वो दोनों से छोटी है ना वो दोनों से बड़ी है, मीन्स वो उन दोनों के दोनों को जोड़कर जो संख्या बनेगी उनका माध्य होगा एक प्रकार से, और माध्य हमेशा संख्या बड़ी और छोटी संख्या के बीच का होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होगी। अब आप यहाँ पर एक बात सोचें, मान लो आपने इसको R मान लिया, ये S मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R और S के बीच में मेरे का यहाँ से थोड़ा मैं आपको मतलब अलग से करेंगे, R से बड़ी आ रही है, S से छोटी आ रही है। अगर मैं इसको S मान लूँ, इसको R मान लूँ, तो फिर ये ऑप्शन बन रहा है। यहाँ दो ऑप्शन के कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि हमें फिक्स अंकों पर तो पता है 2 से बड़ी है 4 से छोटी है, लेकिन जब मैं मान रहा हूँ R और S लिए तो वहाँ में बात क्लियर नहीं है, तो उसी चीज़ के कारण क्या किया गया, ये दोनों ऑप्शन भी आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ मैंने R से बड़ी और S से छोटी, ये दोनों ऑप्शन आपको देखने में सेम लग रहे हैं। यहाँ मेरा जो भाव था वो ये था कि X है जो R और S के बीच में है, बीच में मतलब वो दोनों का एक माध्य है, ठीक है। R भी बड़ी हो सकती है, मुझे तो हमें जानकारी नहीं है कि R बड़ी है या S बड़ी है, ठीक है। दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होगी ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, R और S के बीच में, ठीक है। इन संख्याओं को निकालने के लिए हम कई बार जो बीच में संख्याएं निकालने के लिए हमें कहा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए 3 और 4 के बीच में संख्या पता करें, ठीक है। मान लीजिए आपको 3 और 4 के बीच में संख्या पता करने के लिए कहा इन्होंने, ठीक है। 3 और 4 के बीच में संख्या पता करने के लिए एक संख्या पता करने के लिए कहा, तो सिंपल सा विधि है आपकी, आप दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ये उन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। लेकिन यदि आपको एक से ज़्यादा संख्या परिमेय संख्या पता करने के लिए क्या दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको 6 परिमेय संख्याएं पता करने के लिए क्या दिया कि 3 और 4 के बीच में पता करो, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो उसके लिए अलग अलग कई विधियां बनती हैं। जैसे एक विधि तो यही है, हमने दोनों को जोड़ा आधा किया, आप 8वीं क्लास तक जो आपने किया, फिर आप क्या करते थे, 3 के अंदर 7/2 जोड़ते थे, उसका आधा करते थे। दूसरी तरफ फिर आप 4 के अंदर जोड़ते थे, फिर उसका आधा करते थे, ठीक है। ये प्रोसेस आपने 3 संख्याओं तक पता करने के लिए किया। अगर 5 करनी हो, 7 करनी हो, फिर आप इसी प्रोसेस को लेके चलते हैं। लेकिन ये सवाल हमारे लिए काफ़ी लंबा चला जाता है, तो उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए क्या है, फिर हमारी दूसरी विधि लगती है। आपको 6 परिमेय संख्या पता करने के लिए कहा गया, तो 6 और 1 7। सबसे पहला काम हमारा होता है, आपकी दोनों ही संख्याओं का जो हर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ बाई चांस ये सेम है, अगर ना हो तो मान लो ये 2 होता या 5 होता, तो हम इनको आपस में रिवर्स में गुना करके सेम कर लेते हैं इनको, ठीक है। यहाँ सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 से ऊपर नीचे गुना कर दो,
ये पहली विधि है आपकी फर्स्ट मेथड, ये हम सेकंड मेथड कर रहे हैं इसका। 7 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28 बटा में 7। तो उनके बीच में परिमेय संख्याएं क्या बन जाएंगी, 21 से शुरू कर लो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7 तो वही खुद ही संख्या होगी, ठीक है। 6 ही संख्या इनके बीच में निकलेंगी हमारी। 10 कहीं हो तो 10 + 1 11 से गुना कर देंगे, 5 कहीं हो तो 5 + 1 6 से गुना कर देंगे हम, ठीक है। एक थर्ड मेथड और बनता है हमारे पास। आप क्या करेंगे, ये 3 और 4 के बीच में संख्याएं पता करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो इनमें जो भी संख्या छोटी है, 3 छोटी है, इसको 3.0 लिख लो, ठीक है, पीछे 0 लगा दें। अब अगली संख्याएं जितनी भी पता करने के लिए कही हो, हमें 10 तक कही गई है तो 9 10 कही गई हैं तो 1 अंक तक कर लेते हैं हम, ठीक है, 1 0 लगा ली। अगर 10 से ज़्यादा कही गई तो हम 2 0 लगा लेते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा कही गई हो तो तुम 3 लगा लो, ठीक है। कुछ भी मान लो मैंने 5 ही पता करनी थी, हमें 6 ही कर रही है, मैंने 3 0 लगा दी तो कुछ नहीं, 3.001, 3.002, 3.003, मतलब जो लास्ट 0 है ना उसके अक्षर हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में आप ख़त्म कर देंगे तब भी ठीक है, वो आपके टीचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, नहीं भी करते तब भी इनको परिमेय संख्या का रूप ही माना जाता है। खत्म कर देंगे दशमलव के बाद, ये 3 अंक है तो 1000 सभी के नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में आप खत्म करेंगे। यहाँ हमने 5 ही संख्या पता करनी थी तो आप 1 अंक तक का भी काम चला सकते हैं, ठीक है, कि 1 अंक तक काम चलाने। 1 अंक के लिए मतलब क्या है, 3.0 लिखते हैं आप उसको उसी चीज़ के अकॉर्डिंग, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। फिर इनके दशमलव खत्म कर लेते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये सारी संख्याएं आपकी इन्हीं संख्याओं के बीच में आ जाएंगी। कल हम इन संख्याओं से थोड़ा सा आगे और लेके चलेंगे, ठीक है, कि क्या रहेगा। यहाँ में 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ये चीज़ का हम खास ख्याल रखेंगे कि कितनी, कई बार क्वेश्चन आता है कि कितनी परिमेय संख्याएं पता कर सकते हैं, असंख्य, क्योंकि हमने 3 लगाई, 4 दशमलव लगाते, 5 लगाते, 6 लगाते, 7 लगाते, 8 लगाते, जितने मर्जी हम बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, उतनी ही संख्याएं हम इनके बीच में पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने 1 से शुरू करा, मतलब मैं 2 0 लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 3.01, फिर ये 2 बना, फिर ये 3 बना, 4 5 6 7 8 9 10 11। आप इसको कर लो, चाहे इसके पीछे ही 11 लगा लो, वो आपकी मर्जी है, मतलब 3.011 कर लो वो भी हो सकता है, आप 3.11 कर लोगे वो भी ठीक है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आप 1 दशमलव लेकर चले थे तब भी ये हो सकता था, मान लो यहीं पर 6 तक तो आया था आपका, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, वो एक ही बात है सेम, उसको ये चीज़ यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। ये 11 होगा, फिर 12 13, जितनी मर्जी संख्याएं पता कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। वो ये जो संख्याएं शुरू होगी वो इन दोनों के बीच में शुरू होगी, 3.1 और 3.2 के बीच में, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा, परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, ठीक है। कल हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर से हम अपना सीखेंगे। और कोई भी आपका क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे भेज सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।